हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय शो। तो आज मेरे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं जो कि फार्मा इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। उन्होंने काफ़ी नज़दीकी और बारीकी से फार्मा सेक्टर को जाना है, समझा है और काम भी करते हैं इसमें। तो मेरे साथ हैं श्री गौरव सिंह राणा, जो कि फार्मा इंडस्ट्री में काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं। उन्होंने अपनी एक खुद की कंपनी भी वेल स्टेब्लिश कर ली है। तो आइए जानते हैं उनसे उनके कुछ विचार फार्मा सेक्टर के बारे में, मेडिकल लाइन के बारे में। गौरव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पे। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये शो ज्वाइन करने के लिए, हमारे खास मेहमान बनने के लिए, अपना कीमती वक्त निकालने के लिए और हमसे थोड़ा बहुत रूबरू होने के लिए। तो सबसे पहले तो हम थोड़ा बहुत आपके बारे में जानना चाहेंगे। हमारे दर्शकों को आप बताएं कि आप इस फील्ड में, इस सेक्टर में, इस इंडस्ट्री में कैसे आए। शुरुआत आपने कहाँ से करी, आप कहाँ से जुड़े, आपको कैसे आइडिया आया कि मैं यहाँ पे आऊँ। Thank you so much, Ankit. It's very great to be a part of your show. मेरी जर्नी जो फार्मा इंडस्ट्री में स्टार्ट हुई, आई थिंक इट्स 5 years बैक। आई स्टार्टेड, मेरा एमबीए कंप्लीट हुआ और एमबीए के बाद मैंने जो ज्वाइन किया था naukri.com से मैंने स्टार्ट किया था। देन इवेंचुअली आई स्विच टू फार्मा। फार्मा हम्म। में रीजन ये था कि यहाँ पे भी प्रोडक्ट सेल होते हैं, हम्म। बट यहाँ पे काफी पुशिंग होती है। हाँ। यहाँ पे डॉक्टर्स से काफी मिलना पड़ता है, डॉक्टर्स से प्रिस्क्राइब करानी पड़ती है मेडिसिन। देन फिर वो स्टॉकिस्ट से रिटेल पे जाता है एंड देन अल्टीमेटली हम्म। रिटेल से कंज्यूमर पे एक सेलिंग हम्म। पॉइंट ऑफ व्यू से सेल होती है कंपनी की। हम्म। बट मैंने जो स्पेस जो मैंने सोचा वो एक्चुअली आई स्टार्टेड विद एमआर ओनली, बट इवेंचुअली आई शिफ्टेड टू मैन्युफैक्चरिंग। दर्शकों को हम बता दें, एमआर का मतलब होता है मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव, जिनको ना पता हो। या। हाँ जी, हाँ जी। बिकॉज बीइंग एन एमआर इज इट्स अ वेरी टफ जॉब। अभी तो नॉर्मल ग्रेजुएट भी एमआर बन सकता है, बट बीइंग एन इंजीनियर एंड देन आफ्टर डूइंग एमबीए आल्सो, it was tough for me to accept that I am an MR, because वो बोलने में काफी अजीब सा लगता है, लेकिन इट्स अ वेरी वेरी गुड प्रोफाइल जॉब। फार्मा इंडस्ट्री देखो अंकित, एक ऐसी इंडस्ट्री है कि जिसमें कंपटीशन बहुत ही ज्यादा है। कंपटीशन इन द सेंस के, अगर आप कहें कि 300 डीलर हैं तो 300 ही मार्केटिंग कंपनियां भी हैं। राइट, राइट। यहाँ पे हमारे स्पेस में कंपटीशन इज फियर्स कंपटीशन है, बट स्टिल इट्स अ वेरी ग्रोइंग इंडस्ट्री। अभी कोविड में जितना भी, आप ये समझ लीजिए कि जितने भी हमारी मेडिसिन की जो हमने सप्लाई दी, हमने डीप डीप इंटीरियर्स में, छोटे छोटे गांव में, कस्बों में, बहुत जगह हमने मेडिसिन सप्लाई की। इवन ऐसी जगह, डीप डीप इंटीरियर की जगह थी कि वहां पर मास्क तक अवेलेबल नहीं थे। वो भी हाँ। हमने अपनी ही सप्लाई की गाड़ियों से हमने अपना मतलब अरेंजमेंट करके मेडिसिन को पहुंचवाया। तो एनीवेज अपार्ट, आप आपका सवाल था कि मैं इस इंडस्ट्री में आया क्यों और कैसे जी। आया। ये इसका जवाब ये है कि भाई मैं था तो आईटी इंडस्ट्री में, बट मेरे को फार्मा इंडस्ट्री बहुत फैसिनेटिंग लगी क्योंकि इसमें थोड़ा हार्ड वर्क था। बट मेरा फैमिली बैकग्राउंड भी काफी फार्मा इंडस्ट्री में रहा है, सारे लोग मेरे फार्मा में। तो मैंने अपना जर्नी स्टार्ट किया फ्रॉम एन एमआर, देन शिफ्टेड टू मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। देन वहाँ पे काफ़ी दवाइयाँ सीखी कि दवाइयाँ बनती कैसे हैं, उसमें क्या इनपुट कॉस्ट होती है, फिर उसके अंदर पैकेजिंग मटेरियल की क्या कॉस्ट होती है, कितना आउटपुट आता है। अल्टीमेटली फिर वो दवाई बनकर और डीलर से जाती है, डीलर से जाकर फिर आपके स्टॉकिस्ट, देन रिटेल, देन डॉक्टर, देन वो कंज्यूमर पे जाती है। कि पूरा साइकिल मैंने समझा। उसको समझने में मुझे 3 साल लग गया। देन आई स्टार्टेड फ्रॉम दी फोर्थ ईयर, 2017 में मैंने अपना ये कंपनी, अपना वेंचर स्टार्ट किया। अच्छा। अभी हमारी कंपनी ऑलमोस्ट वी आर एम्प्लॉइंग 25 पीपल हैं हमारे पास में, जिसमें वाह, 25 बढ़िया। लड़के काम कर रहे हम्म। हैं। ये अपना छोटे छोटे शहरों में ये रिटेल बुकिंग करते हैं। रिटेल बुकिंग करने के बाद फिर वो ऑर्डर पंच करते हैं स्टॉकिस्ट को, स्टॉकिस्ट को ऑर्डर पंच कंपनी में करता है या सीएफए पे करता है, और इवेंचुअली सेल स्टार्ट हो जाती है। देखो अंकित, दो तरह की सेल होती है फार्मा इंडस्ट्री में, एक तो डॉक्टर बेस्ड सेल होती है और एक हाँ। रिटेल बेस्ड सेल होती है। तो जो हमने जो तरीका पकड़ा वो रिटेल बेस्ड सेल का पकड़ा कि हमने थोड़ा सा अलग तक चले ट्रेडिशनल कंपनियों से।
अच्छा। क्योंकि आज के स्पेस में बहुत ही टफ है कि आप डॉक्टर्स को कन्विंस कर सके कि आप दवाइयां लिखें, क्योंकि आप हम्म। कहाँ से बेहतर हैं, क्यों बेहतर है, वो बिल्कुल। डिसाइड करना डॉक्टर के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे आपने बताया कि आप 20 से 25 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, तो आई थिंक बहुत अच्छी बात है आज के टाइम में। और लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना इज वन ऑफ द गुड थिंग्स, काफी अच्छी बात है। और बाकी एज यू मेंशन कि आप पहले आपने आईटी से स्टार्ट कर और फिर आप फार्मा साइड में आए, तो एकदम देखा जाए तो आपने करियर अपना चेंज करा, जो कि काफी मुश्किल है। और उस मुश्किल के बाद भी नई चीज को सीखना, जानना, समझना और फिर इतने बड़ा सेटअप करना और इतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट भी है, इनफैक्ट। और फिर उसकी पूरी ABCD जानना एक बिल्कुल नए सेक्टर की, नए फील्ड की। तो बेशक मेहनत तो है ही, इसमें लगन भी है ही, इन्वेस्टमेंट भी है, सब कुछ है। अच्छा गौरव जी, मुझे ये बताइए कि अब जैसे आपकी जो कंपनी है उसमें आपने कौन कौन से प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं? कौन कौन से प्रोडक्ट्स आप सप्लाई करते हैं या मैन्युफैक्चर करते हैं? किस किस चीज़ के हैं? किस बीमारियों में वो काम आते हैं? और इंडिया के किस किस कोने में वो जाते हैं आपके प्रोडक्ट्स? कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, वी स्टार्टेड विद 30 प्रोडक्ट्स, हाँ। जिसमें सर्दी जुकाम और रोजमर्रा की जो अपना एंटीबायोटिक्स होती हैं, और हम्म। आपको जैसे दर्द की जो ट्यूब्स होती हैं या हम्म। गैस के कैप्सूल्स होते हैं, उनसे हमने ज्यादा स्टार्ट किया। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई किसी को अगर गैस हो रही है तो वो हम्म। नॉर्मली यही बोलेगा कि सर मुझे रैबिड DSR या पेंटा DSR कोई कैप्सूल दे दीजिए, हाँ। क्योंकि मेरे पेट में गैस हो रही है। हम्म। तो वो हमारे पास सारे प्रोडक्ट्स की रेंज है। रनिंग रेंज में हम ज्यादा कहें तो घुटनों के दर्द के लिए एसिक्लोपैरासेरेशो हमारी बहुत ज्यादा सेल आउट होती है। हम्म। डाइक्लोनॉफ हॉट जेल चलती है। फिर आपके मल्टी नॉफ कैप्सूल है, जो हाँ। मल्टीविटामिन कैप्सूल होते हैं ताकत के, हम्म। वो चलते हैं। इसमें कमाल की बात यह है कि अगर आप रिवाइटल लेने चाहेंगे या फिर कोई भी ब्रांडेड आप मल्टीविटामिन कोई भी कंपनी का लेने जाएंगे, तो उसकी कॉस्ट जो होती है वो आपको MRP पे देनी पड़ती है। जी। हम्म। बट हमारा जो कॉस्ट आती है वो MRP से काफी हद तक डाउन आती है, मतलब 50-60 रुपए पर स्ट्रिप में हमारा जो प्रोडक्ट है वो अवेलेबल हो जाता है। हम्म। समहाउ हमारे काफी प्रोडक्ट्स 1mg और कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे भी अच्छा। विजिबल हैं। हम्म। बट हमारा जो मेन लक्ष्य है कि जो मेडिसिन हैं, जो सैनिटेशन है, वो हम्म। काफी चीजें जो हैं वो जो छोटे छोटे गांव हैं और आपके जो कस्बे हैं, हम्म। वहां भी अभी भी मेडिसिन नहीं पहुंच पाती है। हम्म। क्योंकि इंडिया एक बहुत ही प्रोडक्शन, आप ये देखिए, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्शन में और सबसे ज्यादा बल्क प्रोड्यूसर है, जो US और यूरोपियन कंट्रीज को देता है, लेकिन हमारे अपने देश में काफी लोग अभी मेडिसिन से वंचित हो जाते हैं। बिल्कुल, ये बात तो तो ये सही है। एक बहुत बड़ा सवाल है। हम्म। तो इसीलिए हमने, जितना हमारी यूपी में करीब करीब, आप ये देख लीजिए कि वी आर कवरिंग ऑलमोस्ट 70 डिस्ट्रिक्ट, 70 हम्म। डिस्ट्रिक्ट हम कवर कर रहे हैं, हम्म। जिसमें 70 डिस्ट्रिक्ट में हमारे 15 लड़के काम कर रहे हैं, प्लस अच्छा। उसमें हमारे पास 70 के ऊपर करीब 120 स्टॉकिस्ट है, अच्छा। जो कि मेडिसिन प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा। प्लस वी आर एक्सपेंडिंग टू हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल, जम्मू। प्लस जो ऑनलाइन स्पेस से हम जितना हम स्टॉक्स बेच पा सकते हैं, क्योंकि हम्म। ऑनलाइन ने हमें एक ताकत दी कि भाई एक वेबसाइट बनवाई, उसके थ्रू हमारा प्रोडक्ट विजिबल हुआ या फिर कुछ पता लगा लोगों को, तो वहां से हमारी दवाइयां जो हैं वो कांटेक्ट करके मेडिसिन जो है मंगवा सकते हैं। जैसे हम्म। वी आर सप्लाइंग इन मणिपाल, मणिपुर, अच्छा। नागालैंड, अच्छा। गुवाहाटी, and we हम्म। have major operations in 2 states in Telangana and Andhra हम्म। Pradesh। अच्छा। केरला तक भी दवाई जा रही है। तो सबसे बड़ा मेजर चैलेंज होता है वो स्टॉक को सेल सेल करना, सेल करने का, बिल्कुल। बिकॉज बिकॉज इट्स नॉट अ फर्नीचर और इट्स नॉट अ वेल फर्निश्ड प्रोडक्ट, क्योंकि इसकी एक शेल्फ लाइफ है। हम्म। अगर 6-7 महीना अगर वो कंपनी में ही स्टॉक रहेगा, तो वो 8वें 10वें महीने तक जब वो जाएगा तो वो नियर एक्सपायरी में स्टॉक आने शुरू हो जाता है। और फिर कोई तो इट्स अ खरीदेगा वेरी नहीं। चैलेंजिंग। बिल्कुल। या वो खरीद, या तो वो खरीदेंगे नहीं, या तो वो उसको हाफ कॉस्ट मांगेंगे। हम्म। और हाफ कॉस्ट मांगेंगे तो उसमें हाँ, हमारे एक्सपेंसेस और जो प्रोडक्ट की कॉस्ट थी वो नहीं निकल पाएगी। नहीं निकल पाएगी। आई एम श्योर जब इतनी सारी इसमें फैक्टर्स आ गए हैं तो इसमें लिखा पढ़ी भी बहुत ज्यादा होगी, पेपर वर्क काफी करना होता होगा, गवर्नमेंट रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स बहुत सारे मेंटेन करके रखने पड़ते होंगे, जो
आई थिंक जो जितना मैंने सुना और पढ़ा है न्यूज़पेपर्स में या देखा है कि ड्रग रिलेटेड जैसे अब डीआई होते हैं वगैरह वगैरह सरकार की तरफ से, वो भी सब इंस्पेक्शन करते रहते हैं। तो बट ये है कि आपका पूरे यूपी कवर है इसमें, ईस्टर्न यूपी, वेस्टर्न यूपी, राजस्थान, हरियाणा, नॉर्थ ईस्ट में हो गया। अगर हम साउथ इंडिया की बात करें तो उसमें तेलंगाना है एंड आंध्र प्रदेश है, केरल है। तो मतलब अगर देखा जाए तो मोटा मोटा पूरे भारतवर्ष को कवर कर लिया। एंड आई एम श्योर आने वाले कुछ वर्षों में, कुछ विद इन फ्यू ईयर्स, आप वो सब जो और स्टेट्स हैं उनको भी कवर कर ही लेंगे, वो भी आपका टारगेट होगा ही। एक बहुत अच्छा पॉइंट दिया आपने, काफी एक मोटिवेटिंग चीज है ये कि जैसे यू मेंशन कि नाउ यू आर गोइंग फॉर ऑनलाइन वेबसाइट्स जहाँ पे आप प्रमोट कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स। तो आज के टाइम में आई थिंक डिजिटाइजेशन इज द मेन थिंग। अब कोविड के सिनेरियो में जब सब व्यापार बिजनेस सब बंद है, ऑफिसेस में नहीं जा सकते लोग, तो ऑनलाइन का जो मोड है वो काफी अच्छा है। इससे एक तो आपकी आउटरीच भी बढ़ गई, लोगों को पता भी चल रहा है। अब जैसे जैसे अब सरकार की तरफ से भी आता है कि हम गांव में भी डिजिटाइजेशन इंटरनेट कर रहे हैं, तो जब वो लोग भी जुड़ेंगे, प्लस साक्षर वाली स्कीम भी है ही सरकार की तरफ से लोगों को पढ़ाना, तो वो और जागरूक होंगे और देखेंगे कि 1mg या कुछ और वेबसाइट्स हैं वहाँ पे ये प्रोडक्ट्स हैं आपके दवाइयों के, तो उससे और आउटरीच बढ़ेगी। और अच्छा, आप कुछ मैन्युफैक्चर भी करते हैं अपने कोई प्रोडक्ट्स? हमारे सारे प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड डिफरेंट प्लांट्स में होते हैं, बट वी अच्छा। कीप अ वेरी केयरफुल स्टैंडर्ड हम्म। कि जो दवाइयां बन रही हैं वो WHO GMP सर्टिफाइड प्लांट से हों, या फिर अच्छा। उससे भी ऊपर स्टैंडर्ड के प्लांट्स हों, उन्हीं से मैन्युफैक्चर्ड हों। Because there are so many manufacturing units which are very small, which are very big, और which are very medium also. अगर अगर आप बात करें तो क्वालिटी स्टैंडर्ड बहुत जरूरी हो जाता है इसमें मेंटेन करने के लिए, क्योंकि जो दवाइयाँ जो जब पेशेंट खाता है, अगर उसको उसको पूरा रिजल्ट नहीं मिले तो राइट। उसमें वो चीजें खराब हो जाती हैं। हम्म। इसमें काफी प्रोजेक्ट्स हुए हैं कुछ कंपनियों के, जो जिन्होंने सस्ती जेनरिक कंपनियां, सस्ती दवाइयां बाजार में उतारी और मार्केट में भी उन्होंने मैसेज अच्छा दिया, प्रमोशन किया, बट अल्टीमेटली उनकी क्वालिटी फैक्टर इतना स्ट्रांग नहीं था, जिस वजह से वो राइट। सक्सेस नहीं हो पाए। तो मेन एग्जांपल इसमें जो सेट रहता है क्राइटेरिया कि आपको मेडिसिन की क्वालिटी पे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, विदाउट compromising on your margins, without compromising on the quality factors and all the other miscellaneous things, करेक्ट करेक्ट। because ultimately margin रिप आउट करने के लिए, मार्जिन ज्यादा कमाने के लिए कंपनीज थोड़ा क्वालिटी स्टैंडर्ड गिरा करती है देती हैं, जो कि करती मेरी है। नजर में वो ठीक नहीं है। इसमें दो स्पेस आते हैं हमारे फार्मा इंडस्ट्री में, होता है जेनरिक स्पेस, एक होता है एथिकल स्पेस। अच्छा। एथिकल स्पेस में आपको क्या है कि आपके पास एक सेट ऑफ टीम है, टीम के ऊपर आपके पास लड़के हैं, मैनेजर्स हैं, GM हैं, और वो डिसाइड करते हैं सेट ऑफ डॉक्टर्स को कि भाई हम आप इन डॉक्टर्स को हमें टारगेट करना है, प्लस इनको इनसे हमें अपनी प्रिस्क्रिप्शन पे दवाइयां लिखवानी है। वो प्रिस्क्रिप्शन जो होता है वो रिटेल के पास जाता है, रिटेल के पास जाने के बाद वो प्रोडक्ट जो है वो बिकना स्टार्ट हो जाता है। तो डॉक्टर्स के पास ब्रांड्स की पावर होती है कि वो किसी भी ब्रांड्स को लिख सकते हैं और उसको वो सेल कर सकते हैं। अगर मैं 25 साल 30 साल पहले की बात बताऊं तो ये 25-30 साल पहले ये नोबल प्रोफेशन होता था, बिकॉज कंपनीज वर लेस और नोबल जॉब होती थी एक MR की, और डॉक्टर्स बहुत ही खुश होते थे कि भाई MR हमारे पास आया है और कुछ नई चीज हमें बताएगा, कोई नई मेडिसिन हमें बताएगा जिससे मैं पेशेंट को रिलीफ दे सकूं। बट जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ता गया, वैसे वैसे स्मॉल कंपनीज बहुत बढ़ती चली गई। जब प्लेयर्स ज्यादा हो जाते हैं तो डॉक्टर्स के पास बहुत सारे ऑप्शंस आने लगे ऑप्शन बढ़ जाते हैं, कि वो बिल्कुल। इसका नहीं लिख सकते तो इसका लिख सकते हैं इसको। अब उसमें कंपनीज के इंसेंटिव स्ट्रक्चर्स भी बहुत ज्यादा बढ़ने लग गए कि वो आपको ज्यादा इंसेंटिव देंगे, आपको गिफ्ट ज्यादा देंगे। सो इट्स मोर अबाउट पुश मार्केटिंग रेदर देन करेक्ट पुल मार्केटिंग। करेक्ट करेक्ट। तो इस स्पेस में बेसिकली आपको बहुत पुश करना पड़ता है प्रोडक्ट को शेल्फ लाइफ तक बेचने से लेके उसको रिटेल पे लाने तक। वेयर एज इन जेनरिक मार्केट विच वी टारगेटेड, इट्स अ अननोन मार्केट। अगर हम पूरा फार्मा इंडस्ट्री की बात करें तो ऑलमोस्ट वो 1.5 लाख करोड़ रुपए की 1.5 लाख इंडस्ट्री करोड़ है, जी। जिसमें से 20,000 करोड़ का जो स्पेस है वो जेनरिक स्पेस आज के समय में का शेयर है।
और जो जितना रिमेनिंग शेयर रह जाता है वो एथिकल मार्केटिंग का रह जाता है। अब सवाल ये उठता है कि जेनरिक मार्केट चलता कैसे है। जी। जेनरिक मार्केट जो चलता है वो दो तरीकों से चलता है। एक तो गांव कस्बों में और जो छोटे छोटे गांव के रिटेलर होते हैं, आपने सुना होगा कि जो डॉक्टर होते हैं, हाँ बिल्कुल। जो अपने आप ही जो कंपाउंडर होता है वो डॉक्टर की तरह रोल कर लेता है, क्योंकि उसे रोजमर्रा की छोटी मोटी बीमारियां पता होती हैं, उनके थ्रू बिकता है। प्लस जो ओवर द काउंटर की जो सेल है, मान लीजिए आपको बुखार हो रहा है या सर्दी जुकाम हो रहा है, तो इतना तो आपको भी पता है कि भाई मेरे को जाके किरोसिन लेनी है या पैरासीटामोल लेनी है, या एक दर्द के लिए एसिक्लोपैरा लेनी है, या दर्द की कोई मैं वॉलिनी हॉट जेल आती है जैसे कि मैं वो प्रोडक्ट ले सकता हूँ। इतनी जानकारी आपको है। तो वो जानकारी जो है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 10-15 साल में वो काफी जागरूक हो गई है। इस स्पेस में आप नाम लें तो नंबर 1 कंपनी सिप्ला है, जो कि जेनरिक में आई थिंक 1500 करोड़ रुपए का टर्नओवर करती है। दूसरे स्पेस फिर दूसरे आपकी सेगमेंट में लीफोड इज आल्सो डूइंग वेरी गुड। देन वी हैव लेबोरेट, देन वी हैव अदर मोर कंपनीज जो इस स्पेस में काफी अच्छा काम कर रही हैं, जो कि मेडिसिन प्रोवाइड करती हैं, अफोर्डेबल रेट्स पे प्रोवाइड करती है। अब जेनरिक और एथिकल दोनों चल रहे हैं। रिटेलर्स के पास ऑप्शन होता है कि वह एथिकल भी बेच सकता है, जेनरिक भी बेच सकता है। तो रिटेलर जेनरिक जहां सब्स्टिट्यूशन हो जाता है कि भाई जहां पे वो ब्रांड को नहीं देखना चाहता कंज्यूमर, तो वहां पे वो जेनरिक भी दवा दे सकता है, जो कि वो उतनी ही कारगर है जितनी एथिकल दवाई है। अच्छा। उसमें उसमें वही रॉ मटेरियल है, वही उसके अंदर साल्ट है, उसमें कोई इफ एंड बट नहीं है कि आपको क्वालिटी कम मिल रही है अगर आप स्टैंडर्ड कंपनी का कोई भी स्टॉक लेते हैं। तो हमने जो अपनी कंपनी लगाई थी वो स्केयरजेन के नाम से हमने अभी स्टैब्लिश करी है, और वी आर प्रोड्यूसिंग मोर देन 200 प्रोडक्ट्स। अभी हमारी निमोपेरा अगर आप देखें, सरदर्द की दवाई जो होती है, वी हैव सप्लाइड 1 करोड़ टैबलेट्स इन लास्ट मंथ इन यूपी, अच्छा, जो ये कि तो बहुत सबसे बड़ा नंबर अफोर्डेबल है। रेट। बिल्कुल बिल्कुल। यस यस यस, बहुत, मतलब आप ये समझिए कि वी आर सप्लाइंग मेडिसिन टू ऑलमोस्ट 20 lakhs पीपल इन एवरी मंथ। लेकिन उसमें हमने क्वालिटी स्टैंडर्ड बिल्कुल भी हमने उसका ऊपर नीचे नहीं किया है। जो जहां से जो क्वालिटी बनती है उसी क्वालिटी को बरकरार रखना हमारा मोटो रहता है कि अल्टीमेटली कंज्यूमर, जो पेशेंट जो दवाई ले रहा है, उसको रिलीफ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। हाँ, ये आपने काफी यस अच्छी बात बताया, ये जेनरिक और एथिकल के बीच का डिफरेंस। आई एम श्योर बहुत लोगों को नहीं पता होता कि उन्होंने सुना होता है, पढ़ा होता है, जेनरिक पढ़ लिया, एथिकल पढ़ लिया, बट जो मेन चीज है, जो उसकी डिटेलिंग है, वो लोगों को नहीं पता होती है। आई एम श्योर कि ये वीडियो देख के उनको काफी और अच्छा आइडिया हो जाएगा, काफी उन्हें नॉलेज हो जाएगी। और जेनरिक का मार्केट भी एक बहुत बड़ा है भारत में, और आगे आने वाले समय में और बढ़ता ही चला जाएगा, 20,000 करोड़ से और बढ़ना ही है इसने। सुनने के लिए काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके, और ऐसे ही अपने बिजनेस को आप और ग्रो करते रहिए, और भारत के और अलग अलग स्टेट्स में, सिटीज़ में, गांव तक आप अपनी पहुंच बनाते रहिए, और प्रोडक्ट्स आप लॉन्च करते रहिए, निकालते रहिए, ताकि देश का भी भला हो सके, जिन लोगों को दवाइयों की ज़रूरत है उन्हें भी मिल सके। और हाँ, बिल्कुल आपका जेनरिक और एथिकल के बीच का जो डिफरेंस है, जो आपने हमारे दर्शकों को समझाया, वो भी काफ़ी अच्छा था। इससे भी बहुत लोगों को हेल्प मिलेगी। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, गौरव जी। फिर मुलाकात होगी आपके साथ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।